नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कार्बनिक रसायन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। पुरानी क्लासेस में हम अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, कार्बन, छोटी छोटी सी परिभाषाएं, परमाणविकता पढ़ चुके हैं। अब हम कार्बनिक रसायन के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, रसायन के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कार्बनिक रसायन के बारे में विचार आया। तो कार्बनिक रसायन ही क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? तो कार्बनिक रसायन या कार्बन के बारे में इसलिए पढ़ना चाहते हैं, कार्बन का रसायन बहुत विस्तृत रसायन है। कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं। तो कार्बन ने बहुत सारे यौगिक क्यों बनाए हैं? तो पहली बात, कार्बनिक रसायन में हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक। विज्ञान की रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक पहले तो समझना पड़ेगा कि कौन होते हैं। परिभाषा के अनुसार अलग अलग लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के बारे में अलग अलग बातें कही। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, हमारे पास में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था लेवोशियर। लेवोशियर नाम के जो वैज्ञानिक है उन्हें हम रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री के पितामह भी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं। लेवोशियर साहब ने बहुत समय पहले कहा था कि जीवित जो होते हैं उनके अंदर कार्बनिक पदार्थ होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ऐसी बात पितामह ने कह दी थी। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। बर्जीलियस ने। ये बर्जीलियस साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लेवोशियर साहब के स्टूडेंट हैं। मतलब ये लेवोशियर के स्टूडेंट है बर्जीलियस जी। और बर्जीलियस जी ने कहा क्या हमारे गुरुजी ने जो कहा वो बात सही है कि जीवित पदार्थ के या जीवित के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बर्जीलियस ने आगे एक और बात कही कि ये जो कार्बनिक पदार्थ है ये केवल जीवित ही बना सकते हैं। मतलब कार्बनिक पदार्थ जीवित में होता है। और फिर कहा कि इस कार्बनिक पदार्थों को बनाने की ताकत केवल जीवित में है। तो फिर कहा कि यार भाई वो ताकत जो है वो कौन सी है? तो उन्होंने कहा जीवित के अंदर एक शक्ति होती है, उस शक्ति को कहते हैं जीव शक्ति। और जीव शक्ति सिद्धांत जो है बर्जीलियस साहब ने वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं इसको। बहुत फेमस सिद्धांत है कि जीवित के अंदर वह शक्ति पाई जाती है जो कार्बनिक पदार्थ बना सकती है। तो जीव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने कहा कि भाई जीवित के अंदर ही ये कार्बनिक पदार्थ बनता है। इतिहास के पन्नों में थोड़ा आगे बढ़े तो वैज्ञानिक आया रोनीले। रोनीले नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने मूत्र लिया। आप जानते हो मूत्र, यूरिन। मूत्र से अलग किया यूरिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं यूरिया खाद के रूप में फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। NH2CONH2 सूत्र होता है। मूत्र से यूरिया अलग किया। साधारण सी बात है कि यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। ध्यान देने वाली बात है कि यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी बात यह है कि यूरिया किससे बना? किसी न किसी जीवित से बना। कोई पेन थोड़ी ना यूरिन करता है कि ये पेन यूरिन करता है, नहीं। तो बोले जीवित के अंदर बना तभी तो जीवित से निकला। अर्थात ये जो बर्जीलियस साहब ने कहा कि जीवित में ही बनता है, इस बात को और बल मिल गया
रोनीले साहब की मार्केट में, बाज़ार में वाहवाही होना शुरू हो गई। जब वाहवाही होना शुरू हो गई, लेवोशियर भगवान बन गए हैं केमिस्ट्री के। बर्जीलियस उनका चेला बोल रहा है कि जीव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जीवित में ही बनता है। प्रूफ करके दिया, सबूत ला कर दिया लेवोशियर, रोनीले ने। चलता रहा, इनका गुणगान हो रहा है। फिर अचानक से बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रच दिया है 1828। ध्यान देने वाली बात है, सन है 1828। हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं उनका नाम है वोहलर। वोहलर नाम के वैज्ञानिक जो थे वह अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। जब अपनी प्रयोगशाला में वो प्रयोग कर रहे थे तो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान उन्होंने लिया था अमोनियम साइनेट। देखिएगा, अमोनियम साइनेट लिया है, सूत्र आपके सामने मैंने उसका लिखा है NH4CNO। वोहलर नाम का वैज्ञानिक 1828 की बात बता रहा हूँ। इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में गर्म किया, धीरे धीरे गर्म किया। जब ये अमोनियम साइनेट को धीरे धीरे गर्म कर रहे थे तो यहाँ पर हुआ पुनः संयोजन। पुनः संयोजन मतलब ना तो कुछ आया ना कुछ गया, ना कुछ जुड़ा ना कुछ निकला, अंदर ही अंदर कुछ कुछ हुआ। अणु के अंदर परमाणु की व्यवस्थाएं बदली और पुनः संयोजन के बाद में यहाँ पर NH2CO NH2 बन गया। NH2CO NH2 वही आइटम है जिसको दुनिया ने यूरिया कहा था और हमारे महाराज रोनीले ने मूत्र से अलग किया था। तो वही का वही आइटम प्रयोगशाला में वोहलर ने 1828 में बना दिया। ये जो बोल रहे थे कि केवल जीवित में बनता है, वो जो बोल रहे थे कि जीवित में शक्ति होती है, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, जिनकी सालों से वाहवाही चल रही थी, उनकी पूरी वाहवाही को 1828 में वोहलर ने धराशाही कर दिया और प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बनाकर बताया। बड़ी परीक्षा, छोटी परीक्षा जिसमें भी केमिस्ट्री आती है, वहाँ पर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रयोगशाला में सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो हमारा जवाब होना चाहिए यूरिया। किससे बनाया है? तो अमोनियम साइनेट से बनाया है। अमोनियम साइनेट की अगर हम बात करें तो उसको जब हल्का हल्का शुरू गर्म करते हैं धीरे धीरे तो पुनः संयोजन होता है और यूरिया का निर्माण होता है। पीएटी की अभी परीक्षा में कुछ ही समय पहले पूछा गया है, 2 साल पहले, कि भाई यूरिया प्रयोगशाला में सबसे पहले किस सन में बनाया? तो 1828 में। बनाने वाले का नाम वोहलर। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से बनाया। साइनाइड नहीं, साइनेट, ध्यान देना है। अगर ये ओ नहीं होता है तो साइनाइड हो जाता, साइनाइड, पर ये साइनेट है और उसको धीरे धीरे गर्म करने पर यूरिया बन गया। जैसे ही यूरिया प्रयोगशाला में बना, अब और भी वैज्ञानिक थे, जैसे बर्थोलेट नाम के थे, कोलबे नाम के थे, केकुले नाम के वैज्ञानिक, ढेरों वैज्ञानिक अब प्रयोगों में भिड़ गए और भिड़कर प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने लगे। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण धड़ल्ले से प्रयोगशाला में चल रहा है, पर परीक्षा में तो वही पूछा जाएगा कि पहली बार कौन सा बना, किसने बनाया, कहां से बनाया और कब बनाया। कौन सा, किससे, किसने और कब। तो कब? 1928 में। किसने? वोहलर ने। किससे? अमोनियम साइनेट से। क्या? यूरिया कार्बनिक पदार्थ बना दिया। ये चारों शब्द जो है अपने आप में एक एक प्रश्न लेकर चलते हैं। चलो, तो ये कहानी हुई हमारे इतिहास की। पर अब इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बात ये चल रही कि कार्बनिक यौगिक होता ही क्या है। तो कार्बनिक यौगिकों की चर्चा करते हैं, परिभाषा के बारे में सुनना पढ़ना चालू करते हैं। तो ये इतिहास में सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई कहानी है जो आपको मैंने बता दी है।
कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कहानी शुरू करते हैं। आखिर होते क्या हैं कार्बनिक यौगिक? सबसे पहले कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों के बारे में कहा जाता है कि यह पानी में घुलते नहीं हैं। दूसरी बात कही जाती है कि यह कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं। तो कार्बनिक यौगिक पानी में अविलेय हैं, घुलते नहीं हैं, अविलेय कहलाते हैं। दूसरी बात कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक विलायक मतलब जो दूसरों को घोलता है। कार्बनिक विलायकों में अगर हम देखें तो हमारे पास में सबसे बढ़िया उदाहरण है ईथर। ईथर के बाद में क्लोरोफॉर्म, नए नए शब्दों से दोस्ती करना पड़ेगी। कार्बनिक विलायकों में ईथर और क्लोरोफॉर्म है, उसके अंदर कार्बनिक यौगिक विलेय है, घुल जाते हैं। यह कार्बनिक यौगिकों के गुण हैं। इसके विपरीत अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो यह पानी में विलेय होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। दूसरी बात कार्बनिक विलायक, तो कार्बनिक विलायक में यह अविलेय होते हैं। खत्म। अविलेय मतलब घुलते नहीं हैं। दो बातें, पानी में विलेय और कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। कौन? अकार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के गुण हमने देखे, पर प्रश्न अभी भी वही है कि आखिर कार्बनिक यौगिक हैं कौन? तो परिभाषा शुरू करने के पहले हम सबसे पहले उनके गुणों को पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक पानी में अविलेय हैं, घुलते नहीं हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। अब सबसे पहले कहा वह यौगिक जिनमें कार्बन होता है, वह यौगिक जिनमें कार्बन होता है, कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये पुरानी परिभाषा है, पर इसमें जब हम आगे बढ़े तो कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन के कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ध्यान देना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब में कार्बन हैं। तो परिभाषा के अनुसार कार्बन युक्त यौगिक मतलब ये सभी कार्बनिक यौगिक होंगे। पर जब हमने इनके गुणों के बारे में पता लगाया तो इनके गुण जो है अकार्बनिक यौगिकों से मिलान कर गए। तो इन सब के अंदर कार्बन है, पर मैं आपको बता दूं कि यह सभी अकार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक हैं। ये परिभाषा, कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये सब में कार्बन है, पर ये अकार्बनिक यौगिक निकल गए, अर्थात ये वाली परिभाषा सही नहीं है। फिर थोड़ा सा विज्ञान ने आगे बढ़े और आगे बढ़कर फिर नई परिभाषा लाए। वह यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य बंध होता है,
वह यौगिक जिसके कार्बन और कार्बन के मध्य बंध होता है उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। आगे चलकर यह परिभाषा भी गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? तो हमारे पास में एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है मीथेन, जिसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसको CH4 कहते हैं, इसमें है मीथेन। इसे ही गोबर गैस कहते हैं, इसे ही दलदली गैस या मार्श गैस कहते हैं। दलदल गैस, मार्श गैस, है ना। तो ये मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के मध्य तो बंध है ही नहीं। तो आगे चलकर ये परिभाषा भी क्या हो गई? गलत। कार्बन कार्बन के मध्य बंध पाया जाता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मीथेन भैया कार्बनिक यौगिक है, पर कार्बन कार्बन के बीच में बंध नहीं है। तो ये परिभाषा भी गलत हो गई। फिर आगे चलकर आधुनिक समय में नई वाली परिभाषा आई है। तो आधुनिक या नई परिभाषा से हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो नई परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों की 2 परिभाषाएं आई, पर वो असफल हुई समझाने में। नई और मान्यता प्राप्त आधुनिक परिभाषा है हाइड्रोकार्बन। एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न अगर हम बात करें तो व्युत्पन्न मतलब जो पैदा हुए हैं, हाइड्रोकार्बन से जो पैदा हुए हैं उनको बोलते हैं व्युत्पन्न। जैसे हम हमारे माँ बाप से पैदा हुए हैं तो हमारे माँ बाप के हम क्या हैं? व्युत्पन्न। उसी तरह से हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से जो पैदा होते हैं वो उनके व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये सभी लोग कार्बनिक पदार्थ हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझने की कहानी हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वह यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं अभी अपना वो अपवाद वाला CH4 मीथेन। देखो इसमें कौन है? कार्बन, और कौन है? हाइड्रोजन। मतलब ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दें, मतलब अगर हम इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दें, तो ये क्रियाएं जो है मुक्त मूलक अभिक्रियाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। जब ये प्रक्रिया होती है तो यहाँ का CH3 और हटकर Cl और यहाँ पर HCl बन जाता है। अब इसे हम कहते हैं, एक क्लोरीन है इसलिए मोनो, क्लोरीन को क्लोरो, मोनोक्लोरो। और अगर हम देखें तो ये मेथेन है, तो मेथेन से पैदा हुआ इसलिए इसका नाम हो गया मोनोक्लोरोमेथेन। तो भाई मोनोक्लोरोमीथेन किससे पैदा हुआ है? मीथेन से। मीथेन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, इसीलिए इसको भी हम क्या मानेंगे? कार्बनिक यौगिक। आगे अगर यही क्रिया होती है तो CH3 Cl, फिर वही सूर्य प्रकाश, क्लोरीन, मुक्त मूलक अभिक्रिया CH2 Cl2 और यहाँ पर फिर से HCl। अब आप देख सकते हैं 2 क्लोरीन लग गए, तो इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन। फिर अगली CH2 Cl2
वही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ये HV लिखते हैं ना, इसको सूर्य प्रकाश पढ़ते हैं। क्लोरीन मुक्त मूलक अभिक्रियाएं हो रही है, CHCl3, इसको हम पढ़ते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। ये जो ट्राई क्लोरोमेथेन है जिसको CHCl3 कहते हैं, इसको बाजार में क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा। क्लोरोफॉर्म बेहोश कराने वाली दवा है। बेहोश कराने वाली दवा को हम कहते हैं निश्चेतक। महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या था? चेतक। अगर आपकी चेतना समाप्त हो जाती है तो उसको बोलते हैं निश्चेतक। कई लोग जो है मोबाइल चलाते रहते हैं, होश में ही नहीं रहते हैं, निश्चेतक। तो मोबाइल भी आपकी चेतना को समाप्त कर देता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मोबाइल भी आपके जीवन का निश्चेतक हो रखा है। तो क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 बहुत महत्वपूर्ण है, बेहोश कराने के काम में आता है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, रंगीन शीशी के अंदर सफ़ेद रुमाल पर हीरो ऐसा डालता है, हीरोइन को सूंघा कर ले जाता है। कई लोग हाँ भरने के लिए तैयार है, पर मैं बोल रहा हूँ हीरो कभी नहीं हीरोइन को बेहोश करके ले जाता। क्यों? क्योंकि हीरोइन तो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। जो ये काम कर रहा है ना, उल्टा काम, ये विलन करता, विलन। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें तो ये हो गया CHCl3। इसकी क्रिया फिर वही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है CCl4। इसको हम बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये टेट्रा क्लोरोमेथेन है, इसी को मार्केट में फॉस्जीन नाम से जानते हैं। फॉस्जीन एक जहरीली गैस है, मतलब ये जहरीली गैस है नहीं। कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन जो है, इसको फॉस्जीन नहीं कहते हैं, यह होता है अग्निशामक। माफ़ कीजिएगा, इसको कहते हैं अग्निशामक, आग बुझाने के काम में आता है। पर ये जब आग बुझाता है और आग बुझाने के बाद में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो वहाँ पर बनता है COCl2, और इसे हम कहते हैं फास्जीन, जो कि जहरीली गैस है। तो जंगलों में लगने वाली आग को इस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस टेट्राक्लोरोमीथेन से बुझाया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप जंगली इलाके में जहरीली गैस भी उत्पन्न होती है, जिसका नाम है फॉस्जीन। इसीलिए रहवासी क्षेत्र में अगर आग लग जाती है तो टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। कार्बन, क्योंकि कार्बन है, टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं इसको, जो कि आग बुझाना, फायर डिस्टिंग्विशर के काम में आता है, अग्निशामक। तो ये जो है, ये सब हाइड्रोकार्बन से ही तो पैदा हुए हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन, वह यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और उनसे जो पैदा होते हैं वो व्युत्पन्न कहलाते हैं, और ये सारे हमारे पास में व्युत्पन्न हैं, और तो इनको भी हमें कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखना पड़ेगा। तो शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा हम सीख चुके हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को हाइड्रोकार्बन से। यहाँ तक की कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं, वह यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन की कहानी को आगे शुरू करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हमने अब क्या करें यार, ऑनलाइन का काम ही अलग है। दो भागों में बांटा है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसी का दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
वह हाइड्रोकार्बन जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वह होता है सिग्मा बॉन्ड, पहला वाला। तो जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होता है, उनको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका बेहतरीन वाला उदाहरण अगर देखेंगे तो हमें मिलेंगे एल्केन। अब बहुत काम की बात, देखो रे भाई, ये ए की मात्रा लगी है और ये न लिखा है, इसको कहते हैं एल्केन। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो अंग्रेजी में इसको लिखते हैं एल्क, और ये ध्यान देना है एन, एन एन। तो जहां भी आपको ए एन ई या ए की मात्रा और न दिखे वहां पर एकल बंध है, ये बात समझ जाया करो। एल्केन, एल्केन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में एकल बंध है। यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता 4 होना चाहिए, 3 अधूरी थी, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। अब अगर देखें तो इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े थे तो CH3 लिखा, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये CH3 लिखा, इसको लिखा CH3 CH3, बंद दिख रहा है यहाँ पर सिंगल। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये C है, C कितने हैं तो 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं तो 6 है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख नहीं रहा है कि सिंगल बंद है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम दूर से ही पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो तो ध्यान से सुनो, देखो रे देखो, सबसे पहले क्या देखो, कार्बन देखे तो कितने नजर आए, 2। जब 2 कार्बन तुमको नजर आए तो तुमने उसका डबल करा, डबल कर दिया, 2 का डबल 4, 4 में फिर तुम जोड़ो 2, कार्बन में गुणा करना है 2 का, जो आए उसमें +2 करो, करो। बोले हाँ यार, तो डबल से 2 ज़्यादा हैं, डबल से 2 ज़्यादा अगर हैं तो वह एल्केन श्रेणी का सदस्य है, मतलब एकल बंध वाला है। उदाहरण से अपन बात करते हैं, ये रखे कार्बन 3 कार्बन, डबल करा 6, ठीक, 6 में 2 जोड़ा 8, इसमें सिंगल बंध है। कैसे देखो, खोल कर देखो, खोल कर देखो, 1 2 और 3 कार्बन थे, मैंने लिख दिए। इस कार्बन की 3 संयोजकताएं बची, ये लगाएं, इसकी 2 बची थी, ये 2 लगाएं, इसकी 3 बची, ये 3 लगाएं, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 पूरे बन गए। तो एकल बंध की पहचान अपन कर सकते हैं, किस में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डबल से 2 ज़्यादा, मैं सिखा दूंगा, डबल से 2 ज़्यादा कार्बन होंगे तो वह, सॉरी, डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो वह एल्केन श्रेणी, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। आगे बढ़ाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध या त्रिबंध, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वह असंतृप्त कहलाते हैं। अब असंतृप्त में एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। अरे एक होता है सिग्मा, बचे हुए दोनों हो जाते हैं पाई, ये पाई बंध है। वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आता है, उसमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप यहाँ रसायन में तो अपन को याद ही रखना है कि पहले वाले को सिंगल, दूसरे वाले को पाई, ऊपर वाले को सिग्मा, पहले वाले को सिग्मा, दूसरे वाले को पाई, ऊपर सिग्मा, नीचे 2 पाई।
ठीक। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में देखते हैं। इसमें एक बंधु है जिसका नाम है एल्क, ध्यान दीजिएगा, कीन, और दूसरा है एल्काइन। देखो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, एल्क कीन, देखो किन, एल्काइन, इंग्लिश एल्क इन, देखो ये इन। एल्काइन को देखो, एल्क, YNE, इन आइन, ये ध्यान देना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध है। तो त्रिबंध वालों को एल्काइन और द्विबंध वालों को एल्कीन कहते हैं। द्विबंध वालों को एल्कीन और त्रिबंध वालों को एल्काइन कहते हैं। अब अगर हम देखें तो ये है C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन की कितनी बची थी? दो ये हो गई, दो ये बची लगा दी, दो हो गई, दो ये बची लगा दी। यहाँ पर लगाया हाइड्रोजन, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, यहाँ लगाया हाइड्रोजन। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको दिख भी रहा है। पर अगर मैं देखूँ तो C2 हो गया और H4 हो गया। देखो कितने कार्बन? दो का डबल 4। कार्बन के डबल हाइड्रोजन है तो वह निश्चित रूप से एल्कीन है, द्विबंध वाला सदस्य है, द्विबंध वाला। पहचानने का तरीका, डबल कार्बन के कार्बन के डबल हाइड्रोजन, कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो तो एल्कीन, डबल से दो ज़्यादा हो तो एल्केन। ठीक, आगे त्रिबंध वाले को देखते हैं। ये 3 बंध, इसकी एक बची, इसकी एक बची, इधर लगाया H, इधर लगाया H, इसको लिखा CH, इसको लिखा CH। लिखने वाला लिखेगा C2H2। यहाँ तो दिख रहा है कि 3 बंध है, पर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो पहचाने कैसे? तो पहचानने का फिर वही तरीका, कार्बन के डबल से 2 कम। देखो डबल से 2 कम, डबल से 2 कम वाले को ही हम क्या पढ़ते हैं? एल्काइन। डबल वाले को क्या पढ़ते हैं? एल्कीन। और डबल से 2 ज़्यादा वाले को क्या पढ़ते हैं? एल्केन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों एक तरह के क्या हैं? हाइड्रोकार्बन। एक उदाहरण से अपन सीखते हैं कि कौन क्या है। तो सबसे पहली बात, मैंने एक सूत्र लिख दिया यहाँ पर इन सब के बीच में, C10H20, कार्बन 10 का डबल 20। तो ये हो गया 20, डबल हो गया ना। डबल वाले को क्या बोलते हैं? एल्कीन। ये है 10H22, डबल से 2 ज़्यादा, 20 में 2 ज़्यादा है, बढ़ गए, तो 2 ज़्यादा वालों को हम क्या पढ़ते हैं? एल्केन। अगला C10H18, डबल कितने होते? डबल 10 का डबल 20 में से 2 कम। अरे कम वाला, अरे कम वाला कौन है? एल्काइन। तो इसलिए हम बोलेंगे ये एल्काइन है, ये एल्केन है, और ये एल्कीन है। एल्केन है और एल्कीन है। तो पहचानने का तरीका, कार्बन देखो, कार्बन का करो डबल करो, उतने ही क्या दिख गए? हाइड्रोजन। डबल हाइड्रोजन हो तो एल्कीन, डबल से ज़्यादा हो एल्केन, और डबल से कम हो एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को हम बहुत आसानी से सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी अगर हम देखें तो यह एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हैं, जबकि एल्केन जो है संतृप्त के अंदर आता है।
तो हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन रखा है। एल्केन को पहचानना फिर से एक बार, डबल से दो ज़्यादा तो एल्केन होते हैं, और बंद होता है सिंगल, एकल बंद। फिर दूसरा असंतृप्त में एल्कीन है। एल्कीन को पहचाने, कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो तो एल्कीन होता है, ENE एल्कीन, ठीक है। और अगर डबल से दो कम हो तो एल्काइन होता है, और एल्काइन की पहचान आप डबल से दो कम वाले को एल्काइन, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध पाया जाता है। तो ये सामान्य जानकारी थी हमारे पास में हाइड्रोकार्बन की, संतृप्त और असंतृप्त।